दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। भारत की कौमी सलामती का मुशीर अजित देवल भारत की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान ने भारत की कौमी सलामती के मुशीर को जनाब लाकर खड़ा कर दिया है कटहरे में, और यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत की सरपरस्ती में दहशत गर्दी के एक जिम्मेदार का ऐलान किया है, और वो जिम्मेदार भी उनका कौमी सलामती का मुशीर निकला है। ये इंकशाफ इस वजह से भी और ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है क्योंकि ये इंकशाफ किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से सामने आया है। और पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है जिसमें उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का हवाला दिया, और उनकी तरफ से ये बात भी कही गई है कि जनाब अजीत देवल जो कि उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं वो इस दहशत गर्दी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे और क्यों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जनाब हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जनाब ये जो DGISPR साहब हैं उन्होंने ये नतीजा कैसे अख्ज़ किया। और इससे पहले ये जो उनका इंटरव्यू है जो कि उन्होंने अल जज़ीरा TV को दिया है, इसके मैं आपके सामने चंद इंपॉर्टेंट नकात रखता हूं ताकि उसके बाद हम इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि क्या ये जो बात की गई है अजीत देवल के बारे में, क्या ये बात दुरुस्त है, और भारत ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से किस तरह अपने नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहा है। DGISPR का ये जो इंटरव्यू है जिससे मैंने अभी आपसे गुजारिश की, ये उन्होंने अल जज़ीरा को दिया, और अल जज़ीरा में को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट बातें की हैं मेरी नज़र में। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका, वो है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से। दूसरा नुक्ता है उनका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज की जो है ना स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो कि भारत की तरफ से उनको दी जा रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दीगर पॉइंट्स को इस्टेब्लिश किया है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर कनाडा में होने वाली दहशत गर्दी जो कि भारत की तरफ से की गई है खालिस्तान तहरीक के लोगों को टारगेट करके मारने की। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं उनके इस गुफ्तगू में मेरी नज़र में जो अहमियत के हामिल हैं। पहला नुक्ता है उनका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा इस बात का इजहार किया गया, और भी रिसेंटली जब ईरान और इसराइल की जंग थी उस मौके पर नेतन्याहू का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें नेतन्याहू ने इस बात का इजहार किया था कि भारत के साथ मिलकर इसराइल ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर उस वक्त उनकी हुकूमत होती जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो वो कभी पाकिस्तान को एटमी धमाके करने का मौका न देते। तो इसका मतलब यह था कि वो उस मौके पर भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते थे। इस हवाले से DGISPR का यह कहना था कि कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है, ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करती है। अब ये जो नुक्ता है ये मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि हालिया दिनों में चंद ऐसे इशारे मिले हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर सवाल उठाया जाए या पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाए, और यकीनी तौर पर इस सारे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के ताने बाने जाकर भारत से मिलते हैं। और अंदाज़ा लगाएं आप कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर उंगली उठा रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आलमी इदारों ने उसके एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार दिया। कमोबेश अब तक 6 ऐसे वाकयात इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें भारत के न्यूक्लियर फैसिलिटीज से एटमी मवाद चोरी हुआ, और वो जो एटमी मवाद चोरी हुआ उसमें यूरेनियम भी शामिल है, और एक और ऐसा न्यूक्लियर केमिकल शामिल है जो कि जिसे हम डर्टी बम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हद तक लीकेज भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हुई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा भी इस बात का कोई शायबा तक नहीं निकला कि जनाब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में किसी तरह की कोई लीकेज है। अब अगर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस हद तक महफूज रखा है तो वो किस
किस तरीके से किसी को उसको निशाना बनाने की इजाज़त देगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स ने, और मैंने आपके साथ एक वीडियो में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने सरगोदा के करीब जो कराना हिल्स हैं उसको निशाना बनाया था। कराना हिल्स को इस वजह से निशाना बनाया था कि वहाँ पर पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर एटमी स्टोरेज हो सकता है, क्योंकि 1983 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान ने सरगोदा के कराना हिल्स को एटमी साइट के तौर पर या तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 1993 के अंदर 92 के अंदर अगर उस साइट पर तजर्बे करने पाकिस्तान ने खत्म कर दिए थे, तो वहां पर कैसे उन्होंने अपने हथियारों को रखा होगा संभाल के, और इंडिया को बताया होगा कि जनाब यहां पर हमारे हथियार हैं, आओ यहां पर आके हमला करो। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तमाम चीजें जानबूझकर इस वजह से फैलाई जा रही है, और आज के दौर में ताकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठाया जाए, जबकि जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उनका खुद हाल सबसे ज्यादा बुरा है। अब दूसरा नुक्ता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, जिसका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है भारत, कि भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी का वाक़या, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो ताज होटल पर हमला हो, चाहे वो पहलगाम का वाक़या हो, चाहे वो उड़ी का वाक़या हो, चाहे वो पुलवामा का वाक़या हो, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के साथ उसके ताने बाने को लिंक किया जाता है। लेकिन आज तक कभी किसी भी फोरम पर इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया कि पाकिस्तान ने जाकर भारत में दहशतगर्दी की। अभी रिसेंटली एक जो उनके ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम है, जो कि जिसको उन्होंने मुंबई ब्लास्ट के अंदर अरेस्ट किया हुआ है, उसका एक इंकशाफ सामने लेके आए हैं कि जनाब मुझे पाकिस्तानी फ़ौज ने इस्तेमाल किया था अटैक करने के लिए, और कम से कम 13-14 साल के बाद उसकी ज़ुबान से ये एक जुमला निकला। अब जो बंदा 13-14 साल तक तहाड़ जेल के अंदर बंद हो, भारत की कस्टडी में मौजूद हो, और जनाब उससे आप ये बात एक निकलवाएं, और चाहे टॉर्चर दे के निकलवाएं, ब्लैकमेल करके निकलवाएं, कोई उसको इंसेंटिव दे के निकलवाएं, जिस तरह मर्जी कर दें, तो उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। 14 साल तक आपने उसको जेल में रखा है। जेल में रखने के बाद आपने उसका जो इंकशाफात हैं, इसका वीडियो भी रिलीज नहीं किया, सिर्फ आप सोर्सेज के जरिए इस बात का इंकशाफ करें, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। जबकि वैल्यू किसकी है? कनेडियन गवर्नमेंट की वैल्यू है, जस्टिन ट्रूडो की वैल्यू है, कनाडा के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैल्यू है, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया, मोदी को वेलकम करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब इसकी रियासत जो है ना वो टेररिस्ट रियासत है, टेररिज्म को फैला रही है, और इसने हमारे मुल्क में आकर हमारे बाशिंदों को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो जो लोग आए थे वो रॉ के लोग थे, और रॉ के लोगों ने आकर उनको मारा। तो इससे बड़ा कोई और जो है ना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबूत नहीं है। पाकिस्तान तो अरसा दराज से कह रहा है कि जनाब फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान यानी BLA और TTP दोनों ये जो हैं ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, इनका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और इसी नुक्ते को जो है ना वो DG ISPR ने भी इस्टेब्लिश किया। उनका ये कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क्स का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हमायत और माली मुआवनत कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत के मज़मूम अज़ाइम बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैंने अभी कल एक वीडियो की थी बलूचिस्तान के हवाले से, और उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि अब तक बलूचिस्तान के अंदर जनवरी से लेकर अब तक कम से कम 32 ऐसे लोग जो हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है,
जो जिनके लिंकेजेस भारत के साथ इस्टेब्लिश हुए हैं। हर वो बंदा जिसको पकड़ा गया है उसके पास जो सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुए हैं वो सैटेलाइट फ़ोन भारत में जाकर पिंग होते हैं। हर एक बंदा जिसको पकड़ा गया है उसके पैसे जो उसको मिलते हैं वो भारत के चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को उसमें अपडेट किया जाता है। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने कोई खबर देखी है ये जो डॉक्टर मारंग है उसके हवाले से कि सिविल हॉस्पिटल कोयटा जहाँ से जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशें वहाँ पर रखी गई थी, उन लाशों को वहाँ से रिट्रीव कराकर ये जो है ना उसको गायब करने के एवज $83,000 उसके अकाउंट में आए, $83,000। अब ये जो इंकशाफ है, ये जो डॉलर्स आए हैं तो ये बैंकिंग चैनल से या क्रिप्टो चैनल से आए हैं जो कि उसके अकाउंट में शो हो रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? अब अगर ये सबूत रियासती इदारों के पास मौजूद हैं और उनके पास ये सारे के सारे चैनल्स मौजूद हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन आई और उसके जो सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर इसके बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? एससीओ कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई जिसके अंदर भारत भी शामिल था, पाकिस्तान भी था, ईरान भी था, ये जो है रशिया भी शामिल थे। वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिए सामने। अजीत डोभाल वहीं पे बैठा हुआ था, उसी फोरम पे बैठा हुआ था। उससे पहले वो तकरीर करते हुए बड़ी अपनी दुम पर उछल रहा था कि जनाब ये जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट की जो है ना इनका नाटका बंद करना चाहिए, इनको हर जगह पर जो है ना इनको एक्सपोज करना चाहिए। जब पाकिस्तान ने एक्सपोज किया तो मुंह इतना सूज गया, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जाना किस तरफ है, कौन से नुक्ते का जवाब देना था उसको। तो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर के जो उन्होंने पॉइंट्स जो लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए थे भारत की मुदाखलत के पाकिस्तान में, उसका कोई जवाब मौजूद नहीं था। और पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले ठोस सबूतों को एससीए प्लेटफॉर्म ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि वहां पर मौजूद रशियन डेलीगेशन ने भी भारत के मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, पाकिस्तान ने जो बात कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हम बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का यकीन रखते हैं। अब जब इस तरह का मौक़िफ़ सामने आए और आप जनाब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे करें तो फिर दाल नहीं गलती, इसका मतलब है आपका। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो नुक्ते उठाए जा रहे हैं ये बिलाशुबा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने केस को सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर और ये जो है ना सॉलिड प्रूफ्स के ज़रिए दुनिया के सामने रखा है। भारत का तो हाल अब देखिए इतना बुरा हो गया, मुझे याद आ गया टैमी ब्रूस दफ्तर खारजा की तर्जुमान, उन्होंने फिर एक ब्रीफिंग दी, वहाँ पे उनके सामने फिर सवाल हुआ कि जनाब ये जो है नरेंद्र मोदी ये इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जो जंग है रुकवाई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। टैमी ब्रूस ने भारत की जानिब से पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार से इनकार को झूठा और गुमराह कुन करार दिया। टैमी ब्रूस का कहना था कि बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं और जदीद दौर में सच जानना किसी के लिए एक तबसरे पर कोई भी ना एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करता। टैमी ब्रूस का कहना था कि बाज़ आरा गलत होती हैं और सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान का ये भी कहना था कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे और उनका किरदार भी तस्लीम किया जाना चाहिए। अब ये मुसलसल कम से कम 20 मरतबा कल भी मीडिया के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेक्शन किया, वहाँ पर भी उसने कहा कि मैंने ये जो जंग है वो रुकवाई। नरेंद्र मोदी और उसके बाकी सारे जो चेले चांटे हैं वो इसी बात का इज़हार करते हैं कि नहीं जनाब ये तो पाकिस्तान ने आके हमसे सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी और हमने सीज़ फायर कर दिया था, इतने तुसी भोले बादशाह। एक जानिब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की, हमला आपने किया, फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। पाकिस्तान आपको जो है ना वो लड्डू भेजता कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, हमारे मसाजिद को शहीद करके वहाँ पर जो औरतें बच्चे हैं उनको शहीद करके बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं हो सकता जनाब, वो जो सूरत हाल है वो अब बिल्कुल बदल चुकी है और हर एक जो एक्शन है उसका रिएक्शन दिया जाएगा। अभी कल फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब ने भी ये जो है NDU वहाँ पर कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए कहा था कि इस मर्तबा अगर भारत ने कोई शरारत की तो जवाब फौरी होगा, पहले से ज़्यादा शदीद होगा, पहले से ज़्यादा सख्त होगा। ये वाज़ेह पैगाम है कि अब इस तरह की जुर्रत करने की ज़रूरत कोई नहीं है। इसी तरीके से अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अल जज़ीरा अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि ये जो बयान है उनका DGISPR का कि भारत ने रियासती दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट कर रखा है, ये जो बात है ये इस वजह से भी दुरुस्त महसूस होती है कि गुज़िश्ता माह वज़ीरिस्तान में पेश आने वाले बम धमाके के तनाजुर में उनकी ये बात थी जिसमें 16 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। हमले की ज़िम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम फितना अल खारिज ने कबूल की थी और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों पर हमले में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के इसमें इन्वॉल्व होने के और BLA या फितना अल खारिज को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करने में भारत मुलव्वस है, जो उनको माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि जो है ना अहमद शरीफ चौधरी का कि खारिज की इस्तिलाह इन मुसल्लह ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और हवाज पाकिस्तान पर हमला करते हैं। मौजूदा फितना अल खारिज इस गुमराह नज़रिए का तसलसल हैं जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों का खून बहाते हैं। उनका ये कहना था कि इस्लाम ने जहाद या कत्ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत को हासिल है और कोई फ़र्द, तंजीम या ग्रोह इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फितनुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह भी उन ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिन्हें भारत की सरपरस्ती हासिल है। उनका ये भी कहना था कि भारतीय सियासी क़यादत खुद मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्त पनाही का एतराफ़ कर चुकी है और भारतीय चैनल्स तो बरमला इस बात का इज़हार करते हैं। लेटर्स मैंने एक वीडियो में आपके सामने रखा था, BLA का एक रहनुमा था, अमेरिका में वो रहता है, उसने ओपन लेटर लिखा था ये जो है नरेंद्र मोदी को कि आप हमें बतौर आज़ाद रियासत जो है वो तस्लीम करें, और उसके इस लेटर को भारत ने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, जो कि स्टेट कंट्रोल्ड टीवी चैनल्स हैं, उसके ऊपर नशर किया था। जाफर एक्सप्रेस का वाकया जब हुआ था तो जाफर एक्सप्रेस यानी BLA के दहशतगर्दों को भारतीय चैनल्स ने अपने स्क्रीन्स पर जगह दी थी, एक ऐसी तंजीम को जगह दी थी जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया है, और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क को सपोर्ट करने की भारतीय हुकूमत खुद उसको फ़ख्र के साथ कबूल करती है कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं। तो दूसरों पर आप किस तरह के इल्ज़ाम आप आयद कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये जो ईरान इसराइल तनाज़ा है, इसको ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के ऊपर, जबकि ख़ुद जो है ना वो चीज़ें एक्सपोज हुई कि किस तरीके से इंडिया ने ईरान के अंदर इसराइल के साथ मिलकर साजिश की, किस तरीके से उनको उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि दुनिया में दूसरी दहशतगर्द रियासत, पहली इसराइल और दूसरी भारत है, तीसरा कोई और मुल्क है जो है ना वो उनके लेवल पर नहीं जा सकता, ये बात तय है। इसी तरीके से उन्होंने DGISPR ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए ईरान के लिए सियासी और सफारती हमायत का आदे का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान हर जारहियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा समझता है। यानी पाकिस्तान जो है ना जारहियत करता है और ना ही किसी जारहियत को सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हो। पाकिस्तान, देखें, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ना बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ लेना चाहिए, और मौजूदा हालात में ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इस खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो इंडिया है और नरेंद्र मोदी है, और जब तक इंडिया के अंदर से इस डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये खित्ता तरक्की नहीं कर पाएगा। और उसके लिए जो है ना भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसले कश्मीर और दीगर तमाम तस्वीया तलब अमूर को हल होना है, जिसकी गारंटी खुद भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दी थी
کہ جناب یہ ہم ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ مکر جائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے اپنی پالیسی بھی واضح کر دی ہے, پاکستان نے بھارت کو جو ہے آئینہ بھی دکھا دیا ہے, اور پاکستان نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر کو لا کر کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا ہے, چارجز بھی فریم کر دیے ہیں. اب صرف سزا دینا باقی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سزا میں اب کچھ زیادہ ٹائم لگے گا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.